हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर नंबर 11 करेंगे और इस मॉडल पेपर से पहले हमने मॉडल पेपर वन से लेकर 10 का डिस्कशन किया है। अगर आपको उन सारे मॉडल पेपर को देखना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। आइए बच्चों, मॉडल पेपर 11 का डिस्कशन करते हैं। इस मॉडल पेपर का डिस्कशन करने से मैं पहले बता दूं, जो बच्चे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हमारे साथ इससे पहले वाले ईयर में जुड़े रहे थे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाया और उन्होंने वो आज कहीं ना कहीं किसी एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज से अपनी नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, बिना देरी किए हुए आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पैरेलली, जिस तरह से ये नर्सिंग गुरुकुल का चैनल है, उसे से नर्सिंग गुरुकुल का ऐप भी होता है। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को वहां से भी बेहतरीन कर सकते हैं बच्चों। तो पहला तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आइए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है हमारा, कहते हैं कि ए पार्टिकल, एक जो हमारा पार्टिकल है वो किस पे है। ए पार्टिकल, या लेट मी सी, ए पार्टिकल विद a constant speed v moves in a circular path। चलो भाई, एक सर्कुलर है यहाँ पे, तो एक छोटा सा सर्कल है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर ए ओवर ए वन क्वार्टर ऑफ रेवोल्यूशन। एक क्वार्टर का रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ होता है, ठीक है। यहाँ से चल रहा था, वो यहाँ पहुंचा। आपको पता होगा एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इस केस में जब ये क्वार्टर रेवोल्यूशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा √2r। ठीक है बच्चों, √2r। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी ए बी लिख दूं तो दिस एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले तो बच्चों √2 हो जाएगा, √2r हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर हम करें तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस करोगे तो दैट इज, ये क्या है, 2 पाई आर के फोर्थ पार्ट है। तो 2 पाई आर/4 करोगे तो पाई आर डिवाइड बाय 2। देखो, पाई आर डिवाइड बाय 2 इंटू वी। सर वी क्यों? क्योंकि ये पाई आर/2 तो तुम्हारा डिस्टेंस है और वी तुम्हारा वेलोसिटी है, तो ये तुम्हारा ऊपर में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ गया। ये तुमको क्या देगा? ये तुम्हें देगा एवरेज वेलोसिटी। आर से आर कट जाएगा बच्चों, तो आंसर आएगा 2√2v/पाई। तो देखो, 2√2v/पाई है, तो 2√2v/पाई जो है ऑप्शन सी में आप 2√2v/पाई कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ने से पहले मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आसानी हो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 बताने में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका के, मैंने बताया, ठीक है। एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम हाइट विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। मैंने बता रखा है कि टोटल एनर्जी किसी भी हाइट पे, एच हाइट पे अगर हम टोटल एनर्जी बोले तो वो काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट। मतलब मान लेते हैं कि उस हाइट पे वो एच हाइट पे था, तो mgs मतलब एच हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी k/4 है, ठीक है। और उसी पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी वो एच एम जी एच है। तुम्हें पता है कि जो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जब मैक्सिमम हाइट पे कोई बॉल चला जाता है तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पोटेंशियल में हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच। मैं इधर साइड में लिख सकता हूँ कि हाफ एम बी स्क्वायर बराबर होता है एम जी एच के बराबर। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जब हम बॉडी को फेंकते हैं उस समय उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो टोटल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, दैट इज एम जी एच के बराबर होगा। ठीक है, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिख लूँ, के के माइनस के है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के ही है। बट एच हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो k/4 है। आप क्वेश्चन को पढ़ लो, k/4 है, आप k/4 लिख दें प्लस एम जी एच लिखें। ठीक है बच्चों, यहाँ सॉल्व करोगे बच्चों, एम जी एच इंटू स्मॉल एच। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो ये होगा 3/4 इंटू के जगह पर हम सीधा एम जी एच लिख सकते हैं। एम जी इंटू एच इज इक्वल टू एम जी इंटू स्मॉल एच। ये आपका एम जी से एम जी कट जाएगा और ये जो स्मॉल एच है दिस इज 3h/4 होगा, 3h/4। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो 3h/4 हाइट पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? चलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस तरह का जो सवाल है ना बच्चों, आप जितने भी प्रीवियस मॉडल पेपर होगा ना, उन सारे मॉडल पेपर में हमने ये सवाल करवाए हैं। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर भी इसको देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि अगर इफ द मोमेंटम if if the if the momentum of a particle is reduced to half the kinetic energy becomes। अगर मोमेंटम को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम्स के टर्म्स में होता है k बराबर होता है p स्क्वायर बाय 2। अगर आप मोमेंटम को आधा करते हैं, चलो मैंने एक नया काइनेटिक एनर्जी के ई डैश बोला, आपने क्या किया, मोमेंटम को आधा कर दिया, तो पी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर इंटू 2m हो जाएगा, तो फिर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है भाई, देख पा रहे होंगे फोर इधर साइड में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है A wire of length L, cross sectional area A is stressed by the force F. If force becomes 2F and length becomes L by 2, extension becomes। बच्चों मैंने एक्सटेंशन का फॉर्मूला कई बार बताया, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या होता है, FL अपॉन E। दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द एक्सटेंशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट अस कंसीडर दिस डेल्टा L एज L डैश। ओके, हमने क्या किया, आपका एक्सटेंशन को आप हमारा जो फोर्स को दोगुना कर दिया और जो लेंथ है ना, लेंथ को आधा कर दिया और ये A इंटू वाई है, तो L से L सॉरी हमारा 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो एफ एल अपॉन ए वाई। पहले भी एक्सटेंशन इतना था और अभी भी एक्सटेंशन इतना ही है, मतलब डेल्टा एल डैश इज नथिंग एल्स डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू डेल्टा एल। मतलब हमारा एक्सटेंशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो ये आंसर सेम होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज इलास्टिक रीजन रिप्रेजेंट। जो हमारा स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आपको पता होगा कि यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और यही स्लोप स्लोप बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई की जगह पर स्ट्रेस है और डी एक्स की जगह स्ट्रेन है, तो आपका जो हमारा स्लोप होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो यंग्स मॉडुलस देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि इन ए लिक्विड एट रेस्ट, अगर कोई लिक्विड रेस्ट पे है तो प्रेशर एट ए पॉइंट डिपेंड्स। प्रेशर आपका किस पे डिपेंड करता है? तो हमारा जो प्रेशर होता है बच्चों, आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं, प्रेशर बराबर होता है रो जी एस। तो जैसे जैसे डेप्थ पे जाते हैं हमारा प्रेशर बढ़ता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है लेफ्ट पे होता है, तो डेप्थ बिलो द सरफेस, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। फिर अगला अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये कहता है कि बर्नौली प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। बर्नौली प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है? तो बर्नौली का जो प्रिंसिपल होता है वो P होता है रो जी एस प्लस हाफ रो बी स्क्वायर। तो बच्चों ये पर यूनिट वॉल्यूम पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना एनर्जी का टर्म्स है, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये सारे के सारे जो है ना हमारे एक एनर्जी के टर्म्स है। तो बेसिकली हमारा जो बर्नौली प्रिंसिपल होता है ये बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। फिर ठीक है बच्चों, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये कहता है कि द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इज रेस्ट। मतलब ये रेस्ट का मतलब हुआ बच्चों कि कब हमारा जो उस फ्लूइड है ना, फ्लूइड जो है रुक जाएगा। रेस्ट का मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाता है, तब वो ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तब वो रेस्ट की कंडीशन में होता है। तो जब हमारा उसमें नेट फोर्स जीरो होगा बच्चों, जब उस टर्मिनल वेलोसिटी में नेट फोर्स जीरो होगा, तब विस्कोसिटी विस्कस ऑफ ए फ्लूइड क्या होगा, रेस्ट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड। देखो अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है रेस्ट से, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है रेस्ट से, तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। मैंने बता रखा है कि ऊपर से अगर कोई बॉडी आती है तो हम लिखते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो आपका अगर वो फ्री फॉल कर रही है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा u कितना हो जाएगा बच्चों? तो u हमारा पर यहाँ पर हो जा रहा है दिस u is 0 इंटू टी प्लस हाफ हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो और 3 का स्क्वायर, 2 5 जा 10 होगा बच्चों, एंड दिस इज 5 इंटू 9, इट विल बी ए 45। तो आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का 45। मैं हाँ चलो मैं थोड़ा इसे इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे की ओर एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट। अगर आप देखें एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट जो होता है v इक्वल टू होता है रूट अंडर जी एम बाय आर।
ठीक है। आपको देखो जी एम बाय पार, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा। पहले पहले ये इसका पहले मैं ये आंसर कर देता हूँ। इसके वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट इंक्रीज कब इंक्रीज करेगा? रेडियस नहीं, रेडियस के इंक्रीज करने से प्लैनेट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। मास छोड़ो, मास को इंक्रीज कर दो, रेडियस बढ़ाओ, ये सही हो सकता है। मास को आप इंक्रीज कीजिए और रेडियस कांस्टेंट रखिए तो फिर चलेगा। बोथ नहीं नहीं, दोनों को इंक्रीज करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं नहीं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होगा जो जो हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, जी इज इक्वल टू होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है। आप जब कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जो कि इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होता है, उसको उसका वैल्यू रखकर मास ऑफ द अर्थ रखते हैं, मास ऑफ द अर्थ रखकर मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ सारे वैल्यूज को रखते हैं, तो ए जी का वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये अगर इसके टर्म्स में इसको लिखना हो ना, तो आप ऊपर में भी आर और नीचे में भी आर लिख दें। और ठीक है, सॉरी, जो हमारा ये इसका फॉर्मूला होता है 2 GM/r होता है, √2 GM/r। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा √2 GR इज द एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का दो फॉर्मूला आपके पास आता है, आइदर इट इज ए √2 GM/r, ठीक है, और ये √2 GR बोथ आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो सवाल है वो क्या है, वो कुछ तो ये मैंने थोड़ा डिटेल भी कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये कहता है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, कि किसी सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि टोटल एनर्जी किसी भी सैटेलाइट का अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो होता है, टोटल एनर्जी बराबर होता है -GM/m/2। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होता है -GM/m/, और काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो ये जो होता है वो होता है GM/m/2। ध्यान रखेंगे, टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है। तो ये अगर आप इन सारे ऑप्शनों को देखें तो आप अगर सारे आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कीजिएगा तो आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, टोटल मिल जाएगा। हमारा जो यहाँ पर इसने मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कुछ और नहीं, ये हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये बच्चों आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीजें आती है। ठीक है, ये सारी बातें मैं ये हटा दूँ। आपको अगर नोट करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और अगेन बच्चों, आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप अपनी क्वारी को कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी क्वारी को लेंगे और अगले की क्लास में, अगला जो भी क्लास होगा, अगला जो भी मॉडल पेपर का डिस्कशन होगा, मैं उसे उसमें इंक्लूड कर दूंगा आपकी क्वारी में। तो डेफिनेटली अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिव होकर इस क्लास को देखें, और क्लास को देखने के बाद कोई डाउट आता है डेफिनेटली आप उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ठीक है। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को देखकर ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, क्या अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी बताएं कि सर यहाँ आप यहाँ पर थोड़ा लैगिंग आ रहा था, या फिर सर आप यहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, योर फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम फॉर मी। ठीक है, आपका फीडबैक ही हमारे लिए सब कुछ है कि मैं अपने आप को देखो, एक प्रभाव है कि देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब परफेक्शन कुछ नहीं होता, हमेशा लोग अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगे होते हैं। तो परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ और कोई भी नहीं है। हम सारे, हम हो या तुम हो, सारे बच्चे या सारे लोग एक दूसरे हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस कंपेयर टू द सरफेस वैल्यू। देखो, मैंने इससे पहले वाले जो मॉडल पेपर था बच्चों, उसमें मैंने करवाया था कि जो जी डैश होता है वो जी इंटू 1 - dy होता है। तो जैसे आप अर्थ के सरफेस के बिलो जाते हैं, आपका जो ग्रेविटी होता है वो घटता है, मतलब स्लाइटली कम होगा। फिर अगला पढ़ते हैं। कहता है कि टू रेसिस्टर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर एंड टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो बच्चों, अगर मैं दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ, आपको दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला पता होगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/r1 + 1/r। ठीक है, 1/r। तो मैं यहाँ पर सॉल्व भी कर देता हूँ बच्चों, मैं इसे इरेज करके सॉल्व भी कर देता हूँ। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो दिस इज 1/r1, 1/r की जगह 1/r, 1/2r। एलसीएम लोगे ये कितना हो जाएगा, 2r 2 प्लस, दैट इज सॉल्व करोगे तो r इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों इस केस में 2r/3 होगा। रेसिप्रोकल ले लोगे तो दिस इज ए 2r/3। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन कितना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ये अगर इसी यही चीज सीरीज में पूछता और तो सीरीज में हमारा आर इक्विवेलेंट होता है R1 + R2। और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारा करंट होता है वो रिवर्स रेशियो में बढ़ता है, किसमें, इन 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 पैरेलल। और इन सीरीज में जो हमारा करंट होता है वो आपका उसके डायरेक्ट रेशियो में बढ़ता है। ये सारी बातों आपको को ध्यान रखना, ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। मैं ये सारा चीजें अरेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कहता है कि electric power consumed in a resistor connected to the constant voltage source is proportional to। आपको पता होगा कि P बराबर होता है, देखो, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर कनेक्टेड टू द कांस्टेंट वोल्ट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब ये पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा है, तो ये होता है V²। मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी आर की। हमारा पावर इसके क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया आर का। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक पैरेलली ऐप भी चलता है, ठीक है। आप उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी तैयारी को वहां से बेहतरीन कर सकते हैं। वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर, टेस्ट पेपर और सारी चीजों का डिस्कशन भी होता है। आप वहां पर ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। कहता है फिर क्वेश्चन नंबर हमने 14 तक कर लिया बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर द करंट, जो हमारा करंट होता है बच्चों, जो हमारा करंट होता है द करंट, हाँ, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर द करंट क्या होता है। देखो आपको पता होगा कि अगर रेसिस्टेंस की बात करें, रेसिस्टिव सर्किट में करंट और पोटेंशियल, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। सर सेम फेज में क्यों होता है, तो जब आप एसी करंट पढ़ते हैं तो उनका जो इक्वेशन होता है आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी और वहां कॉस ओमेगा टी, तो ये सारे इनमें फेज डिफरेंस आ जाता है। बी नॉट साइन ओमेगा टी, अगर बी नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो कॉस में करंट का इक्वेशन लिखेंगे तो आई इक्वल टू मतलब π/2, साइन ओमेगा टी में π/2 ऐड हो जाता है। तो इस तरह से π/2, अगर आगे प्लस π/2 है तो लीड कर रहा है, माइनस π/2 है तो लैग कर रहा है, इन सारी बातों का। और सेम फेज में है तो वी नॉट साइन ओमेगा टी हमारा पोटेंशियल का भी और आई नॉट साइन ओमेगा टी आपका करंट का भी। तो जो हमारा रेसिस्टिव सर्किट होता है, ओनली रेसिस्टिव के केस में आपका करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है। जब और जो कि कैपेसिटिव के केस में करंट आपका लीड करता है बाय 90 डिग्री, ठीक है। और जो आपका कैपेसिटिव सर्किट, जो कि इन्होंने सॉरी जो आपका इंडक्टिव सर्किट होता है, उसमें उसमें आपका जो करंट होता है लैग करता है वोल्टेज बाय 90 की। सारी कहानी 90, तो सेम फेज इसमें आपका रेसिस्टिव सर्किट में, फिर उसके बाद कैपेसिटिव में लीड करेगा और इसमें लैग करेगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड बी बराबर होता है यू नॉट एन इंटू आई, बी नेट बी इक्वल टू यू नॉट इंटू एन आई। तो बी बराबर यू नॉट एन आई, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है और आई हमारा करंट होता है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है। इसको हम लोग कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल से, एन को हम लोग कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट लेंथ और i इक्वल टू करंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड क्या होता है, करंट एंड टर्न्स पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग उसे डिफाइन कर सकते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज रिड्यूस ब्रिंगविच। जैसे आपको ब्रिंगविच का फॉर्मूला पता होगा, बीटा बराबर होता है लैम्डा डी ओवर डी। डी हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस होता है और स्मॉल डी हमारा स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है। तो कहता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, अगर आप बिटवीन द स्लिट को रिड्यूस करते हैं तो ब्रिंगविच क्या करेगा, अगर ये डी घटेगा, ये घटेगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों, तो इंक्रीज होगा। अगर यही आपका स्क्रीन का डिस्टेंस बोलता तो स्क्रीन के डिस्टेंस के बढ़ने से स्क्रीन के डिस्टेंस के बढ़ने से हमारा ब्रिंगविच भी बढ़ता है और स्क्रीन के डिस्टेंस के घटने से ब्रिंगविच भी बढ़ता है। लैम्डा वेवलेंथ और स्क्रीन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रिंगविच, और स्लिट के सेपरेशन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ब्रिंगविच, आपको याद रखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर को बताता है, क्लासिकल वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसीलिए ये क्वांटम वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। और कहता है कि ये किस पे डिपेंड्स करता है, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट को। क्यों, क्या होता है इसमें कि यहाँ कोई लाइट इंसिडेंट करती है किसी मेटल सरफेस से, अगर सेम अगर अगर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज्यादा, इंसिडेंट लाइट से कम है,
तो वो निकाल पाएगी उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल पर सरफेस से, अदरवाइज नहीं। और वहां से हम देखते थे फॉर्मूला जो होता था E बराबर एच न्यू बाय 5 होता था। तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है डिपेंड्स करता है किसमें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारे हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर कोलंबिक रिपल्सन नहीं होता, कोलंबिक रिपल्सन को ओवरकम कर लेते हैं इसीलिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये कहता है कि कहता है कि मीन लाइफ, जो हमारा मीन लाइफ होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द हाफ लाइफ। जो मीन लाइफ होता है बच्चों, मीन लाइफ का अगर हम देखें तो मीन लाइफ दिस मीन लाइफ इज इक्वल टू यस हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ओवर ओवर 0.692। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखें, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले अगर आप डायमेंशन फार्मूला किसी भी चीज का जानना चाहते हैं तो आपको उसका यूनिट जानना होगा कि उसका यूनिट क्या है, या फिर फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला भी आती है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको फॉर्मूला आती है या फिर आपको यूनिट आता है, बोथ आर करेक्ट। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल याद होगा, Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक है, I इंटू टी। ठीक है, अगर I को देखें तो I बराबर एम्पियर होता है, I का यूनिट एम्पियर होता है और T इक्वल टू सेकेंड होता है। ठीक है, तो आप डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखते हैं बच्चों और सेकेंड को टी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, A इंटू टी। इससे पहले वाले जो मॉडल पेपर था वहां पर हमने करंट का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था, इससे पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा था। तो इन सारे का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपको देख लेना है। ठीक है, मतलब देख लेना। आप एक काम कीजिएगा बच्चों, क्या आप मुझे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बता सकते हैं। आपका क्या काम होगा, आप घर जाइएगा, मतलब घर क्या जाइएगा, घर पे तो रहते ही हैं आप लोग। आप क्या कीजिए, अगला जो क्लास होगा आप मुझे उसमें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स बताइए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस और फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो बच्चों, वर्चुअल इमेज, देखो एक कन्वेक्स लेंस में भी वर्चुअल इमेज में, देखो आपको दो तरह लेंस, दो तरह का पढ़ना है, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स लेंस में 6 पोजीशन है, इमेज और ऑब्जेक्ट का पोजीशन है सारे। सबसे पहले इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड 2f, 2f, f और 2f के बीच, f पर, और बिटवीन p एंड f। ये सारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। इन सारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कारण आप उसका इमेज निकालते हैं। ठीक है, आप उनका इमेज निकालते हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से आप मिरर या लेंस की ओर आते हैं तो आपका इमेज का साइज बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनता है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमारा जब जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और पोल के बीच रखा जाता है, पोल ऑफ दिस मिरर और पोल ऑफ दिस लेंस के बीच रखा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस मिरर और फोकल लेंथ के बीच रखा जाता है, तब वो जो इमेज बनाता है, दिस इज अ वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज की एक खास बात ये होती है कि वो हमेशा इरेक्ट होते हैं, वो हमेशा इरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में जो आपका वर्चुअल इमेज होगा वो जब आप ऑब्जेक्ट को पी एंड एफ के बीच रखिएगा, मतलब लेस देन फोकल लेंथ होगा तब, लेस देन फोकल लेंथ होगा तब वो हमारा वर्चुअल इमेज बनाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा ये कहता है कि क्रिटिकल एंगल फॉर ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल जो होता है बच्चों, वो कब होता है, जब लाइट हमारा डेंसर से रेयर पे जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ या एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब हमारा TIR होता है। और ये जो TIR के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होगा बच्चों, तभी आपका मीडियम में डिफरेंस होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो हम कैसे पता कर पाएंगे इस कौन सा मीडियम क्या है क्या नहीं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कहता है कहते हैं लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म द कलर डेविएटेड। जो आपको फॉर्मूला होगा, जैसे अगर ये एक हमारा व्हाइट लाइट प्रिज्म है तो यहाँ से लाइट जाती है और ये 7 कलर में पड़ती है, 7, और यहाँ नीचे बिग होता है, BIB GYOR, सबसे ऊपर आर होता है।
ठीक है। आर जो कि सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, ठीक है, फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, इसीलिए सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम डेविएट होता है, ठीक है, डेविएट, ठीक है, देख रहे हो तुम ना, सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है, तो रेड का सबसे कम डेविएशन नॉर गेट। नॉर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये कहता है कि ए नॉर गेट इज इक्विवेलेंट, हमारा नॉर गेट जो है किसकी इक्विवेलेंट होता है। आपको पता होगा कि नॉट और गेट को मिलाकर हमारा नॉर गेट बनता है, ठीक है। और इसका जो बुलियन अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है y प्लस ए बी पर बार होता है, ठीक है। तो और नॉट जब फॉलो किया जाता है तब आपका और फॉलोड बाय द नॉट, तब हमारा नॉट बनता है, ठीक है, और ठीक है, याद रहेगा आपको। उसी तरह से नेंड में नॉट और एंड गेट करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी इज नियरली कांस्टेंट। ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी आपका नियरली कांस्टेंट होता है कब? तो ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी नियरली कांस्टेंट जब हमारा मैकेनिकल लॉस नेग्लिजिबल होता है तब, ठीक है। मैकेनिकल लॉस क्यों कांस्टेंट रखा जाता है? बिकॉज मैकेनिकल लॉस जो है कम से कम। फिर अगला अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा ये कहता है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ ए आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बिकॉज देखो, जब किसी चीज का मेल्टिंग होता है तो उसमें फेज का चेंज होता है और टेम्परेचर राइज नहीं करता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल का सेपरेशन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हीट, जैसे कि टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, हीट इज यूज टू चेंज द स्टेट, ठीक है। मेल्टिंग जब होता है तो हीट इज यूज टू चेंज द स्टेट। आप क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ई कह सकते हैं, होगा ये, नॉट कह सकते हैं यार, इट्स ए। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइन। क्या डिफाइन करता है? ये तो टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहता है इफ द स्पीड ऑफ द वेव डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम देन ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। आप जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, अगर देखो ये डिपेंड, आपको पता होगा कि v बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। कहता है कि स्पीड ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज करते हैं तो वेवलेंथ भी हमारा चेंज होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा? नहीं होगा, इन्होंने सिर्फ चेंज बोला तो इसलिए हम लोग चेंज की बात करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कहता है बॉडी एक्सपीरियंस ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन इट्स। मैंने इससे पहले जो सवाल था उसमें था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसमें क्या होगा, उसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था, इससे मतलब पिछले मॉडल पेपर में। और इस मॉडल पेपर में मैंने लाया क्वेश्चन कि ए बॉडी एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन इट मूव्स इन कर्व पाथ। तो कोई बॉडी कर्व पाथ में मूव करती है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी चेंज करता है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी आता है। तो ऑप्शन नंबर मूव्स इन कर्व पाथ। कर्व होगा तभी तो वो सर्कुलर करेगा, कर्व नहीं होगा तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये सारी हो गई आज की मॉडल पेपर का डिस्कशन, ठीक है बच्चों, मॉडल पेपर का डिस्कशन। तो आइए बच्चों, हमारा जो आप जो इस हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं, तो जुड़े हुए हैं, सही अच्छी बात है। अगर आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप करना चाहते हैं तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। और हमारे जो ऐप है उसमें टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, टेलीग्राम सपोर्ट आपको मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी वहां पर हैं, तो कुछ पेपर्स जो हैं, सारे कुछ पेपर्स हैं जो कि सारे बच्चों के लिए फ्री हैं बच्चों, तो आप उसे ज्वाइन कर अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों टू ज्वाइन माई क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं, बाय।